हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सागा। दोस्तों, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं की कि संख्याएं क्या होती है। तो जो संख्याएं होती है ये हम अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। और अंक क्या होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इसे हम अंक कहते हैं। उसके बाद संख्याओं पर वापस आ जाते हैं। तो संख्याएं जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अवास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है वास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या को हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अब जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है उन्हें भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। मतलब पहला है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या। तो देखिए, ये जो परिमेय संख्याएं होती है ये जो भिन्नात्मक रूप से जो संख्याएं लिखी जाती है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। भिन्नात्मक रूप से कहने का मतलब है P/Q के फॉर्म में हम परिमेय संख्याओं को लिखते हैं, जिसमें Q जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं -7, 22/7, 3/4। तो ये सभी P/Q के फॉर्म में है। यहाँ पर सिर्फ -7 दिया है। यहाँ अगर नीचे कुछ नहीं है तो आपको पता ही होगा कि नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो इसका सीधा सीधा डेफिनेशन होता है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा √2, √3, पाई। तो ये इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो पाई है और ये 22/7, तो पाई का मान वास्तव में 22/7 ही हम लिखते हैं। तो फिर 22/7 परिमेय और पाई अपरिमेय कैसे हो सकता है? तो देखिए, जो पाई की वैल्यू होती है ये लगभग 22/7 होती है। तो अगर हम दशमलव में लिखें तो दशमलव के कुछ संख्याओं तक पाई की वैल्यू हो सकती है या दशमलव के बाद अनंत तक पाई की वैल्यू जा सकती है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसलिए हम लगभग 22/7 पाई की वैल्यू लेते हैं। ये परिमेय संख्या कहलाती है और ये जो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या में आता है। उसके बाद जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये भी दो प्रकार की होती है। तो परिमेय संख्याओं को हम भिन्न और पूर्णांक संख्याओं में विभक्त कर सकते हैं। तो भिन्न का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। P/Q के फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं वो भिन्न कहलाती है। अपूर्णांक मतलब जो पूर्ण अंक होते हैं, मतलब 0, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, और -1, -2 ये भी इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती है इन्हें हम फिर से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो पहली पूर्ण संख्याएं
और दूसरी ऋणात्मक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं तो ऋणात्मक जो संख्याएं होंगी ये हो जाएंगी -1, -2, -3 से लेके इन्फिनिटी तक की, और ये जो पूर्ण संख्याएं होंगी ये 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद जो पूर्ण संख्याएं हैं इन्हें भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला 0, और जो दूसरी संख्या हो जाएगी ये हो जाएंगी प्राकृत। प्राकृत संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं भी लिख सकते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद जो प्राकृत संख्याएं हैं इन्हें भी हम विभक्त कर सकते हैं। तो प्राकृत संख्याएं इन्हें हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो इसमें से पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा हमारा भाज्य संख्याएं, और तीसरा हो जाएगा अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9 और 10 हो जाएंगी। देखिए, भाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो खुद से तो विभाजित होते ही हैं और इन्हें दूसरी संख्याओं से भी विभाजित किया जा सकता है, तो इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। और ये जो 4 है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जैसे कि जो 4 है ये 4 से तो विभाजित होती है, साथ ही ये 2 से भी विभाजित हो जाती है, इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। उसके बाद जो अभाज्य संख्याएं होती है ये सिर्फ खुद से ही विभाजित होती है और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करते हैं संख्याओं के स्थानीय मान की। स्थानीय मान, तो देखिए ये जो स्थानीय मान होता है तो संख्याओं के स्थान के हिसाब से उसका जो मान होता है वह स्थानीय मान कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कोई संख्या है 4, 3, 2, 5, तो इसमें अगर इसका स्थानीय मान हम लिखें तो 5 गुणा 10 की घात 0, 2 गुणा 10 की घात 1, 3 गुणा 10 की घात 2 और 4 गुणा 10 की घात 3। तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 10 की घात 0 मतलब 5, 2 गुणा 10 की घात 1 मतलब 20, 3 गुणा 10 की घात 2 मतलब 300 और 4 गुणा 10 की घात 3 मतलब कि 4000। अगर आप फिर से इन सबको जोड़ते हैं तो आपको 4325 ही मिलेगा। इसलिए ये इस चीज़ का प्रमाण है कि यही इसका स्थानीय मान है। आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद स्थानीय मान के बाद अगली चीज़ आती है जो है वो है जातीय मान। जातीय मान
तो जो जातीय मान होता है, तो वो जो ये जो संख्याएं हैं इसकी जो वास्तविक वैल्यू है इसे ही हम जातीय मान कहते हैं। जैसे 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 4 का 4 और 3 का 3 ही होगा। उसके बाद जातीय मान और स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि 7, 6, 2, 5, 8, 9, तो यह जो संख्या है इसमें ये जो 2 है इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो ये यहाँ पे आपका होगा 10 की घात 0 या 10 टू द पावर 0, यहाँ पे 10 टू द पावर 1, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 और 2 की जगह पे 10 टू द पावर 3। तो ये हो गया स्थानीय मान। दो का स्थानीय मान हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2 का जातीय मान हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि जातीय मान मतलब उसका वास्तविक जो मान होता है 2, वह जो संख्या होती है वही उसका जातीय मान कहलाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणा 1000 मतलब कि 2000 और 2। तो हमें स्थानीय मान और 2 का जो जातीय मान है उसका अंतर ज्ञात करना है। तो उसका अंतर मतलब होगा तो ये 2000 में हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 1998। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर सिस्टम में आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आगे और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ अगले वीडियो में भी बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप अपने सुझाव व सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।